Hello students, myself Pritesh Saxena from Himalayan Institute of Technology and Management, Lucknow. In the next about half an hour, we will be learning what are the basic terminologies involved in designing of the anti-friction bearing or rolling element bearing. साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि उन टर्मिनोलॉजीज़ को लर्न करने के बाद हम कैसे दिए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे और अपने बेयरिंग को डिज़ाइन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपको पिछले क्लास में कि वी हैव मोर देन 20,000 ऑफ बेयरिंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट। सो बेसिकली यू हैव टू सेलेक्ट ए बेयरिंग। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है कि उस बेयरिंग को जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे उसको हम कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर कहीं आपने गलत बेयरिंग सेलेक्ट कर ली और आपने अपने अप्लायंसेस पे लगा दिया तो आपका सिस्टम कैन बी फेल्ड, वो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम उस बेयरिंगों को डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद कैसे किसको हम चूज़ करेंगे और साथ ही साथ जो कोडिंग है उस कोडिंग का क्या मतलब है, क्योंकि हर बेयरिंग किसी एक बेयरिंग नंबर से डिफाइन होती है, तो उस नंबर का क्या मीनिंग है उसको भी हम लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज जो टर्मिनोलॉजी में आती है दैट इज बेयरिंग लाइफ, जिसको कि हम L10 से डिनोट कर रहे हैं। व्हाट इज बेयरिंग लाइफ? बेयरिंग लाइफ एज द नेम सजेस्ट कि भाई हमारी बेयरिंग जब काम कर रही है तो दिए हुए लोड पर वो कितना, मान लीजिए कोई शाफ्ट उस पर रोटेट कर रहा है एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड सर्टेन लोड हैज बीन अप्लाइड, तो वो कितनी लाइफ जी रही। तो उस लाइफ को हम डिफाइन बेसिकली दो तरह से करते हैं। आइदर वो कितने मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद उसमें पहला फैटिक साइन ऑफ फेलियर आ रहा है, या फिर वो कितने घंटे के बाद फेल हो रही है। सो दिस इज व्हाट बेयरिंग लाइफ। तो बेयरिंग लाइफ इज दैट लाइफ which can be defined in two ways, either in the number of hours or in terms of million of revolution। एक ही बात है, या अगर मैं कहता हूं कि बेयरिंग 5000 घंटे चल रही है और उसको फिर उसी घंटों को अगर हम मिलियन रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे वो भी इस क्लास में हम देखेंगे। तो वो हमारी बताएगी बेयरिंग लाइफ, यानी कि वो लाइफ जबकि किसी दी हुई कांस्टेंट शाफ्ट स्पीड पे दिए हुए लोड पे अगर बेयरिंग कम से कम उतने घंटे चलती है या उतने मिलियन रिवॉल्यूशन रोटेट करती है तो वो उसकी बेयरिंग लाइफ कहलाएगी। व्हाट इज डायनेमिक लोड? डायनेमिक लोड जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि डायनेमिक लोड वो रेडियल लोड या वो एक्सियल लोड जो कि किसी बेयरिंग पे लग रहा है और उसके लगने के बावजूद भी बेयरिंग कम से कम 10⁶ यानी कि 1 मिलियन रिवॉल्यूशन एटलीस्ट रोटेट करे तो उसको डायनेमिक लोड कहलाता है। यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाइल डिफाइनिंग डायनेमिक लोड 1 मिलियन रिवॉल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बिकॉज माइट बी किसी बेयरिंग 50 मिलियन रिवॉल्यूशन में फेल कर सकती हो सकता है, पर जब हम उसका डायनेमिक लोड डिफाइन करेंगे तो 1 मिलियन रिवॉल्यूशन पे डिफाइन करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू शुड माइंड इट दैट फॉर डायनेमिक लोड व्हेनेवर वी आर डिफाइनिंग द डायनेमिक लोड it is being defined with respect to the 1 million revolution. Second most important thing while defining the dynamic load is that we are considering that the bearing will fail because of the fatigue failure, because we know that bearing can fail because of the other failures also. Maybe some dirt particle comes, because of that high impact load is generated, that bearing can get failed, but we are not considering that type of failure while defining the dynamic load. So dynamic load is that load under which the bearing will at least persist 10⁶ revolution. It means it will at least go for 1 million revolution. So that load is called as dynamic load for a bearing. Now what is equivalent load? We know that the advantage of this rolling element bearing is that it can sustain both axial load as well as radial load. So we are defining a equivalent bearing load which is defined by P. So this equivalent bearing load is that hypothetical load, mind it is a hypothetical load which if being acted in a single way, if we are acting that radial load or that axial load on a particular bearing and the bearing fails in that much amount of time only which the bearing was failing when both loads were acting at the same time, तो वो लोड हमारा इक्विवेलेंट लोड कहलाएगा। यानी कि अगर किसी बेयरिंग पे रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों लग रहा था और उसके बावजूद बेयरिंग अगर मान लीजिए 1 साल जी रही थी और अगर हमने वही सिंगल एक बार में किसी
रेडियल बेरिंग में वही रेडियल लोड लगा दिया, कोई रेडियल लोड लगा दिया और कौन सा एक्सियल लोड किसी एक बेरिंग में लगा दिया, तो वो वैल्यू जो कि अकेले ही उस बेरिंग पे लगने पर वो बेरिंग की लाइफ उतनी ही रहती है जबकि दोनों लोड एक साथ लग रहे थे, तो वो हाइपोथेटिकल लोड इक्विवेलेंट लोड कहलाता है, जिसको कि हम डाटा हैंडबुक में आपके ये फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट लोड की फॉर्मूला जो दिया है P = x VFR + YFA। यहां पर x और y रेडियल और थ्रस्ट फैक्टर है, V हमारा जो है वो रेस रोटेशन फैक्टर है, इनर रिंग रोटेट करती है तो V की वैल्यू अलग होती है, आउटर रिंग रोटेट करती है तो V की वैल्यू अलग होती है। P जो हमारा निकलेगा वो इक्विवेलेंट लोड, जो कि मैंने बताया कि वो अकेला लोड जो कि रेडियल बेरिंग पे लगा दिया जाए अकेले या फिर एक्सियल बेरिंग पे अकेले लगा दिया जाए तो पर भी बेरिंग की लाइफ वही हो जो कि दोनों लोड कंबाइन पे लग रहे थे, तो दैट इज कॉल्ड एज बेरिंग लोड। और ये जो फॉर्मूलेज P का दिया है x VFR + YFA, स्टूडेंट दीज आर गिवन इन द कैटलॉग और इन केस ऑफ योर डाटा हैंडबुक ऑल्सो यू विल बी गेटिंग दीज फॉर्मूलाज। तो दिस इज व्हाट द इक्विवेलेंट लोड। नाउ वी कम टू द लोड लाइफ रिलेशनशिप। Load light relationship means we know what is dynamic load, we know what is equivalent load। तो जब हम डायनेमिक लोड भी जानते हैं और हम इक्विवेलेंट लोड भी जानते हैं तो हमारी किसी दी हुई सेट में कितनी बेयरिंग्स अगर हम निकालना चाहे कि अगर हम ये निकालना चाहे कि बेयरिंग्स की लाइफ क्या होगी, अगर हमको डायनेमिक लोड भी पता है, हमको इक्विवेलेंट लोड भी पता है, तो हम L10 हमारा ये बता रहा है कि L10 = C/P होल टू द पावर स्मॉल p, जहां पर स्मॉल p की वैल्यू 3 दी हुई है इन केस ऑफ बॉल बेरिंग एंड 10/3 होती है इन केस ऑफ रोलर बेरिंग। तो इससे हम निकाल सकते हैं हमारे बेरिंग की लाइफ की वो कितने मिलियन रिवॉल्यूशन रोटेट करेगी। यहां पर L10 का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 90% बेरिंग उतने रिवॉल्यूशंस के बाद ही फेल करेंगी, उनके 10% ही केवल उस रिवॉल्यूशन से कम पे ही फेल हो जाएंगे। यहां पर L10 डिनोट्स की 10% फेलियर रेट है, 90% क्या है, पासिंग रेट है, यानी द रिलायबिलिटी ऑफ द बेरिंग इज 90%। तो अगर 90% बेरिंग दिए हुए लोड पे कितने मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद फेल होगी, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला C/P होल टू द पावर स्मॉल p, वेयर C इज द डायनेमिक लोड, P is the equivalent load and P is the factor whose value will be 3 for ball bearing and 10/3 for roller bearing. This formula is also available on the catalog or in your data handbook. तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा कि किसी भी बेयरिंग की कितनी लाइफ है मिलियन रिवॉल्यूशन में। अब जैसा कि मुझे पता है कि मैंने बता दिया कि हमने लाइफ बेयरिंग की निकाल ली मिलियन रिवॉल्यूशंस पे, पर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हो सकता है बेयरिंग की लाइफ दो तरह से एक्सप्रेस की जाए कि भाई वो कितने घंटे में फेल हुई या उन दिए हुए घंटों में उसने कितने मिलियन रिवॉल्यूशंस रोटेट किए। तो दोनों ही तरीके बेयरिंग लाइफ को एक्सप्रेस करने के हैं। तो उन दोनों में एक रिलेशन डेवलप किया जाता है कि अगर हमें बेयरिंग लाइफ आवर्स में पता है तो उस आवर्स की लाइफ को हम मिलियन रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दिस फॉर्मूला L10 यहां पर डिनोट करता है लाइफ ऑफ बेयरिंग इन द मिलियन रिवॉल्यूशन, considering that 90% of the bearing are passing, only 10% is the failure rate। तो यहां पर अगर हमें लाइफ ऑफ बेयरिंग इन आवर्स में पता है जिसको कि हम L10H से डिनोट कर रहे हैं, तो लाइफ ऑफ बेयरिंग इन मिलियन रिवॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। यहां पर जो स्मॉल n है दैट इज डिनोटिंग द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन RPM। नाउ दिस आर द जनरल बेयरिंग लाइफ, जो कि मैंने बताया कि अलग अलग बेयरिंग्स को अलग अलग तरह से हम डिफाइन करते हैं। अगर हम जनरली कार्स की बात करें तो आप उनमें जो बेयरिंग्स लगी होती है वो करीब करीब 50 मिलियन रिवॉल्यूशंस के बाद ही फेलियर, फर्स्ट फैटिक फेलियर का दिखाती हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि जो भी क्वेश्चंस हम डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फेलियर हमारा फैटिक फेलियर है। मैंने पहले भी बताया अदर फेलियर्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रक्स हमारी जो है कम से कम उनकी जो बेयरिंग्स है 100 मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद ही फेल करती हैं। हमारे जो नॉर्मल हैंड टूल्स है वो 4000 से 8000 घंटे के बाद फेल करते हैं, यानी इनको हम घंटों में डिफाइन करते हैं। कुछ हमारी मशीन जो कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस में है जैसे पंप है वो 40 से 60,000 घंटों के बाद सस्टेन करते हैं, तब उनकी बेयरिंग फेल होती है। अब एक और बात हमने आपको बताई कि अभी तक मैंने जो फॉर्मूला बेयरिंग डायनेमिक लोड का बताया, इक्विवेलेंट लोड भी मैंने पढ़ा, तो हम लोगों ने जब डायनेमिक लोड बताया तो मैंने बताया कि यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि बेयरिंग की रिलायबिलिटी 90% है, यानी कहीं दिए हुए सेट में एटलीस्ट 90% बेयरिंग वो लोड सहने के बाद फेल हो रही है। 10% बेयरिंग ही फेल हो रही है, 90% बेयरिंग
वो लोड को सह ले रही है और उतना सहने के बावजूद वो उतने मिलियन रिवॉल्यूशन की बेरिंग लाइफ जी रही है। लेकिन कभी कभी व्हेन द ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्टेन एप्लायंसेस, तो वहां पर हमको रिलायबिलिटी 90% से ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उन केसेस में विबुल हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेरिंग लाइफ और रिलायबिलिटी पे स्टडी किया और उन्होंने कुछ फार्मूलेज हमें दिए जो कि हमारे डाटा हैंडबुक में दिए हुए हैं। इस फार्मूले से हम बेरिंग की लाइफ अगर वो 90% से ज़्यादा की रिलायबिलिटी है तो भी हम निकाल सकते हैं, जिसको कि हम L से डिनोट कर रहे हैं। अगर हमें बेरिंग की लाइफ जबकि रिलायबिलिटी 90% थी तो उसकी लाइफ हम किससे डिनोट करते हैं? L10 से। तो जब बेरिंग की लाइफ 90% एटलीस्ट बेरिंग हमारी दिए हुए लोड पे पास हो रही थी तो उस समय की लाइफ को हम L10 कहते हैं। उस समय की जो रिलायबिलिटी R90 थी उसको, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी थी, क्योंकि रिलायबिलिटी 90% थी तो R की वैल्यू 0.9 हुई। क्योंकि रिलायबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी वी नो, द नंबर ऑफ बेरिंग जो कि सक्सेसफुली उतने मिलियन रिवॉल्यूशन रोटेट कर रही है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बेरिंग, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिलायबिलिटी। तो इस रिलेशन से हम अगर हम किसी और हायर रिलायबिलिटी की वैल्यूज पे लाइफ निकालना चाहते हैं तो वहां पर R की वैल्यू पुट करके कि अगर हम 95 की वैल्यू पे 95% ले निकालना चाहते हैं तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.95, और वहां से हम L की वैल्यू निकाल करके उस समय उस बेरिंग की कितने मिलियन रिवॉल्यूशन लाइफ होगी वो हम निकाल सकते हैं। यहां पर ये निकालते समय एक चीज को माना गया है कि L50 इज इक्वल टू 5 टाइम L10। व्हाट डज दैट मीन्स? इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि 90, अगर हमने 100 बेरिंग की सेट बनाई, उसमें हम मान के चलते हैं कि 50 मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद 90% बेरिंग 50 मिलियन रिवॉल्यूशन एटलीस्ट पास कर रही हैं। तो अगर हम बेरिंग्स को कम कर देंगे यानी 50% कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जिनके बाद वो बेरिंग फेल होंगी वो और बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि 50 मिलियन रिवॉल्यूशन 90% बेरिंग की लाइफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबकी 50 मिलियन लाइफ है, किसी की 55 मिलियन रिवॉल्यूशन होगी, किसी की 65 मिलियन रिवॉल्यूशन होगी, पर ओवरऑल 90% बेरिंग जो है 50 मिलियन से ज्यादा की रिवॉल्यूशन के बाद ही फेल कर रही है। तो अगर 50% को देखा गया है तो ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है कि 50% केसेस की जो रिलायबिलिटी होती है वो 5 टाइम्स ज्यादा लाइफ होती है, वो 5 टाइम्स ज्यादा होती है जो 10% बेरिंग केवल फेल कर रही है। यानी जब 90% बेरिंग अगर की रिलायबिलिटी ले रहे हैं और अगर हम 50% की बेरिंग की ले रहे हैं तो लाइफ 5 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसको मानते हुए एक रिलेशन और आता है RS इज इक्वल टू R टू द पावर n, जो कि मेरे इस बात को प्रूव करता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट की रिलायबिलिटी जिसको कि हम RS मान रहे हैं वो R टू द पावर n है। R क्या है? ग्रुप की रिलायबिलिटी, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रेजेंट इन द ग्रुप। तो हमेशा इंडिविजुअल एलिमेंट की रिलायबिलिटी ग्रुप से ज्यादा होगी और ये रिलेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका कई बार इस रिलेशन का फायदा होगा जब हम को रिलायबिलिटी 90% से ज़्यादा दी होगी, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हमने डायनेमिक लोड के इक्विवेलेंट लोड के लगाए हैं वो तब है जब रिलायबिलिटी 90% है। अगर 90% से अलग रिलायबिलिटी है तो इस प्रॉब्लम से, इस रिलेशन से हम रिलायबिलिटी की वैल्यू उन हायर परसेंटेज के लिए भी लाइफ को निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं पहले सवाल में, जिसमें कि दिया गया है कि एक हमारी बेरिंग है जिसके के ऊपर रेडियल लोड 245.5 न्यूटन लगा है, थ्रस्ट लोड 490.5 न्यूटन लगा है, बेरिंग के अंदर जो शाफ्ट है वो 300 आरपीएम पे रोटेट कर रही है, बेरिंग को रोज 8 घंटे चलना है। तो बोल रहा है कि बताइए बेरिंग का साइज क्या होगा और उसकी रेटेड लाइफ, और बेरिंग को डिजाइन करना है बेसिकली। स्टूडेंट्स, डिजाइन करने से पहले मैं एक चीज को आपको बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जबकि आप डिजाइन करेंगे आपके मन में रहना है कि कहीं ना कहीं आपको डायनेमिक लोड C की वैल्यू निकालना है। जब आप डायनेमिक लोड C की वैल्यू निकाल लेंगे, अपने डाटा हैंडबुक से कंपेयर करेंगे, उससे आपको बेरिंग नंबर मिल जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस सवाल में हमको यह नहीं दिया गया है कि उस बेरिंग को कितने साल चलना है, तो डिपेंडिंग एज ए डिजाइनर आप फ्री हैं। हमने यह माना कि मान लेते हैं कि इस बेरिंग को हम डिजाइन कर रहे हैं कि कम से कम ये 2 साल चलेगी। साथ ही साथ हफ्ते में संडे को छुट्टी होती है तो हम चाहेंगे कि 6 दिन ये वीक में चलेगी। रोज 8 घंटे चला तो एक वीक में 6 × 8 चलेगी। टोटल 52 वीक्स होती हैं तो टोटल 6 × 8 × 52 हो गया। क्योंकि हम 2 साल के लिए मान रहे हैं तो 2 साल में कितने घंटे चले? 6 × 8 × 52 × 2 यानी 4992 आवर वो बेरिंग, उतने घंटों के लिए हम बेरिंग को डिजाइन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वी नो कि अगर हमें लाइफ ऑफ बेरिंग इन आवर्स पता है
तो उसी आवर्स में वो कितने मिलियन रिवॉल्यूशन रोटेट करेगी उसको भी हम निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपके डाटा हैंडबुक में दिया है, मैंने अभी पहले डिस्कस भी किया है। तो उससे हमने L10 निकाल लिया, ये मानते हुए कि 90% बेयरिंग कम से कम 89.85 मिलियन रिवॉल्यूशन रोटेट करेगी। जबकि कब? जबकि हमारी लाइफ उतने घंटे की थी, 2 साल अगर वो चल रही है। अब हमारे बेयरिंग पे चूंकि रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों लगा है, तो मैंने बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्विवेलेंट लोड निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट लोड क्या होता है? P इज इक्वल टू एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए। तो यहां पर अब हमें एक्स वी एफ आर और वाई एफ ए जो हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स ये एक कैटलॉग है या डाटा हैंडबुक है, यहां से आपको एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और वी की वैल्यू आपको मिलेगी। इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, चूंकि रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग जो लेती है वो रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों तरह को सहने की उसमें सामर्थ्य होता है। तो हमने क्या माना, हमने डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग को अपने लिए माना है। और उसके लिए साथ ही साथ हमने माना है कि इनर रिंग रोटेट कर रही है, क्योंकि हमने पहले भी ये भी बताया है कि एक ही रिंग रोटेट करती है। तो फॉर इनर रिंग रोटेटिंग हमारे इस टेबल से दिया हुआ है कि V की वैल्यू 1 होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बता दूं कि हर बॉल बेयरिंग्स के लिए अलग अलग एक्स वी एफ आर वाई की वैल्यू होती है। हम अभी टेबल में डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग के लिए देख रहे हैं। हम यहाँ पर डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग दे रहा है, उसके लिए हम एक्स वी एफ आर वाई एफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इनर रिंग रोटेट कर रहा है, यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि एफ ए बाई वी एफ आर की वैल्यू अगर ई से ज़्यादा है तो एक्स की वैल्यू 0.56 है। यहाँ पर आपको ई एक वैल्यू आपको मानना पड़ेगा। ई मानने के बाद आपको करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिलेगी। अगर एफ ए बाई वी एफ आर ज़्यादा है तो वाई की वैल्यू ये मिलेगी, अगर एफ ए बाई वी एफ आर ई से कम है तो इसकी वैल्यू मिलेगी। ई क्या है? ई एक फ्रैक्शन है जो कि बताता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सियल लोड अगर पड़ रहा है तो उससे कम अगर एक्सियल लोड की वैल्यू है तो टोटल लोड पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर यह भी बात बताना पड़ाऊंगा कि एफ ए बाई एफ आर अगर ग्रेटर देन ई आता है तो इट मीन्स रेडियल लोड बेयरिंग है। तो ई एक फ्रैक्शन है जिसको कि हम एज्यूम कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट एजम्पशन हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। इनर रिंग अगर रोटेट कर रहा है तो हमेशा वी की वैल्यू 1 होती है, आउटर रिंग रोटेट करता है तो वैल्यू 1.2 होती है। तो ये मानते हुए हम एफ ए बाई वी एफ आर अपने सवाल के लिए निकालेंगे। हमारे लिए एफ ए की वैल्यू 490.5 दी है, वी अभी हमने बता दिया 1 है, 245.5 हमारी एफ आर की वैल्यू थी, तो एफ ए बाई वी एफ आर की वैल्यू 2 हो गई। हमने पहले ही बताया था कि हमें डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग हमने माना है, ई हमने 0.44 मान लिया। तो ई हमने जब 0.44 मान लिया तो हमारे पास एफ ए बाई वी एफ आर की वैल्यू जो कि हमारी 2 आई है वो ई से ज़्यादा है। तो जब ई से ज़्यादा है तो हमारे लिए क्या मिल गया, हमको एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू मिल गई। तो मिलने के बाद हमने क्या कर लिया, हमने पी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमको जब एफ ए बाई वी एफ आर हमारी ई से ज़्यादा आ गई थी तो हमें ई की वैल्यू एफ ए हमने ई क्या माना 0.44, तो एफ ए बाई वी एफ आर के लिए वाई की वैल्यू 1 हो गई, एक्स की वैल्यू 0.56 हो गई। तो हमने पुट कर दिया, हमें पी का मान मिल गया। हमें क्या मिल गया, x 0.56 y 1 पुट करके हमें p का मान मिल गया। और जब हमें p का मान मिल गया तो हमने पहले स्टूडेंट्स कहा था हमारा लक्ष्य था c की वैल्यू यानी डायनामिक लोड की वैल्यू निकालने के लिए। तो डायनामिक लोड की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला जो हमें बताया था डाटा हैंडबुक में दिया है, c इज इक्वल टू पी एल 10 होल टू द पावर 1/p। तो p का मान अभी हमने इक्विवेलेंट लोड निकाला, 627.9 न्यूटन आया था, हमने पुट कर दिया। L10 यानी कि कितनी बेयरिंग लाइफ थी वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, 2 साल के लिए हमने आवर्स भी निकाल लिए थे, उसको मिलियन रिवॉल्यूशन में भी कन्वर्ट कर लिया था। तो 89.85 मिलियन रिवॉल्यूशन लाइफ आई थी। क्योंकि हमने डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग ली है तो बॉल बेयरिंग के लिए p स्मॉल p का मान 3 होता है, यहाँ फॉर्मूला 1/p है तो 1/3 हो गया। उससे डायनामिक लोड कैपेसिटी 2812.3 न्यूटन आ गई, यानी कि इसको 2.8 किलो न्यूटन हमने मान लिया। तो हमें c की वैल्यू मिल गई। अब हम डाटा हैंडबुक से इस c के लिए हम आपको और क्लियर कर लेते हैं। जब हमारी c की वैल्यू हमारे मिल गई तो इस c की वैल्यू अगर हमें जो मिली है उसकी अगर हम बात करें तो हमारी c की वैल्यू जो मिली है वो मिली है 2812.3 न्यूटन, यानी कि करीब करीब 2.8 किलो न्यूटन। तो इसको अगर हम डाटा हैंडबुक से देखते हैं कि इसके करीब कौन सी बेयरिंग है, या तो इससे ज़्यादा है या ऐसे, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 6200 जो बेयरिंग है इसके लिए डायनामिक लोड की वैल्यू 3925 है, जो कि सबसे करीब है, क्योंकि हमारा 2.8 किलो न्यूटन है, ये 3.9 किलो न्यूटन है। तो हम 6200 बेयरिंग को हम
चूज कर सकते हैं अपने ऑपरेशन के लिए। इस बेरिंग का जो बोर डाया होगा वो 10 mm हो जाएगा, आउटर डाया 30 mm हो जाएगा, विड्थ 9 mm हो जाएगी। तो यहां पर यह बेरिंग हमारी डिजाइन हो गई। इस बेरिंग में चूंकि हमें शाफ्ट डाया नहीं दिया था तो हम फ्री थे कि कौन सी बेरिंग डिजाइन करें, लेकिन हमने सबसे पहले क्या किया, डायनामिक लोड की वैल्यू निकाली, डायनामिक लोड को इस टेबल से कंपेयर किया, उससे हमें बेरिंग नंबर और बेसिक डिजाइन नंबर 6200 को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल में आते हैं। इस सवाल में क्या दिया है बच्चों, इस सवाल में आपको शाफ्ट का डाया 75 mm दिया हुआ है कि आपको 75 mm शाफ्ट के लिए एक बेरिंग डिजाइन करनी है। उस बेरिंग में जो शाफ्ट है वो 350 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, रेडियल लोड 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, एक्सियल लोड 2 किलो न्यूटन का लगा है, साथ ही साथ बेरिंग को रोज 10 घंटे काम करना है। यहां पर भी इस सवाल में यह नहीं दिया है कि बेरिंग को आपको कितने दिनों के लिए डिजाइन करना है, तो एज ए डिजाइनर आप फ्री हैं। हमने इस बेरिंग को 1 साल के लिए मान लिया कि हम 1 साल के लिए इस बेरिंग को डिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइफ इन आवर्स निकालेंगे। तो लाइफ इन आवर्स जैसे पहले निकाला था, हफ्ते में 6 दिन होते हैं, एक दिन में अगर वो एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है तो 6 दिन में 10 × 6 करेगा, साल में 10 × 6 × 52 करेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 क्योंकि यहां पर एक ही साल है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइफ इन आवर्स हमारी 3120 आवर्स निकल गई। फिर हम इन्हीं घंटों को, अगर इतने ही घंटे लाइफ चल रही है, अब जैसे आप 10 घंटे चला रहे हैं, अब रोज अगर आप 14 घंटे चलाने लगेंगे तो आप कहेंगे कि भाई वो तो जल्दी हो गई, लेकिन नहीं, कम से कम वो इतने रिवॉल्यूशन जरूर करेगी। कितने, चाहे आप अगर आप 10 घंटे चलाएंगे तो आपने लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन उसी फॉर्मूले से निकाल ली 60 × h/, तो आपकी आई 65.52, यानी या तो वो 3120 घंटे बाद फेल करेगी या 65.52 मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद ही वो बेरिंग फेल होगी। यानी इतने के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, आप डिजाइन कर रहे हैं 3120 घंटे या मिनिमम 65.52 मिलियन रिवॉल्यूशन के बाद ही ये बेरिंग फेल करेगी। तो यहां पर आपने लाइफ इन आवर्स और लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन निकाल लिया। फिर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर हमारा वही होगा इक्विवेलेंट लोड निकालना। इक्विवेलेंट क्योंकि यहां पर एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों लग रहा है, तो फिर वही XVFR + YFA यहां करके हम इक्विवेलेंट लोड निकाल सकते हैं। यहां पर हमने फिर से FA/VFR निकाला। FA हमारा 2 किलो न्यूटन दिया है, रेडियल लोड हमारा 10 किलो न्यूटन दिया है, इनर रिंग रोटेट करते हुए हम मान रहे हैं जैसा कि मैंने पिछले भी सवाल में दिखाया था, तो FA/VFR 0.2 आ गया। इस सवाल में हम E की वैल्यू 0.19 ले रहे हैं, तो यहां पर भी जब 0.19 ले रहे हैं तो FA/VFR > E आया। फिर से स्टूडेंट्स क्योंकि रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों लग रहा है तो हमने डीप ग्रूव बॉल बेरिंग को चुना। तो जब डीप ग्रूव बॉल बेरिंग को चुना है स्टूडेंट्स, तो हम टेबल में भी डीप ग्रूव बॉल बेरिंग को ही स्टडी करेंगे। तो देखते हुए FA/VFR जब E से ज्यादा है और इनर रिंग रोटेट कर रहा है तो X की वैल्यू 0.56 हो गई, इनर रिंग रोटेट कर रहा है तो V की वैल्यू 1 ही रही। FA/VFR > E है। सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग के लिए डाटा हैंडबुक टेबल जैसा कि मैंने पहले देखा था, तो वहां से Y की वैल्यू 2.3 आ गई। इसको जब हमने पुट किया तो इससे अब हमें क्या निकल गया, इक्विवेलेंट लोड P = XVFR + YFA। स्टूडेंट्स ये सारे फॉर्मूलेस आपके कैटलॉग या डाटा हैंडबुक में दिए रहते हैं। हमें केवल कैटलॉग कैसे देखना है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको FA/VFR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, E की वैल्यू एज्यूम करनी है, FA/VFR > E होगा या < E होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट X और Y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। V की वैल्यू 1 रहेगी अगर इनर रिंग रोटेट कर रही है, और अगर आउटर रिंग रोटेट कर रही तो 1.2 हो जाती है। यहां पर इनर रिंग रोटेट कर रही तो V की वैल्यू हमने 1 लेकर के इक्विवेलेंट लोड 10200 न्यूटन लगा दिया। अब यहां से हमें P की वैल्यू मिल गई है। अब हमने आपको बताया था कि हमारा लक्ष्य होता है कि हमें डायनेमिक लोड C की वैल्यू निकालनी होती है। अब डायनेमिक लोड C की वैल्यू निकालें या फिर यहां पर हम एक सॉल्व करने का अलग तरीका निकाल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पर शाफ्ट का डाया दिया हुआ है कि 75 mm डाया के लिए आपको डिफाइन करना है। तो आपने 75 mm डाया के लिए आप टेबल में गए और टेबल में आपने जा करके 75 mm डाया के लिए आपने एक बेरिंग चूज कर ली 6215, सीधे सीधे आपने चूज कर ली। जब 6215 आपने चूज कर ली तो उसकी डायनेमिक लोड की वैल्यू 66300 दी हुई है आपको। आपने बेरिंग कौन सी चूज की, 6215, उसके लिए डायनेमिक लोड की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपको यहां से सीधे सीधे डायनेमिक लोड की वैल्यू मिल गई, लेकिन बेरिंग आपने अपने आप डिजाइन कर ली है, आपने अपने आप 6215 चूज कर ली। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हमको जो डायनेमिक लोड की वैल्यू हमने 6215 के लिए पुट की है उसको इस फॉर्मूले में हमने पुट किया, C की वैल्यू, P की वैल्यू वही थी जो हमने कैलकुलेट किया था, तो उससे हमें L10 की वैल्यू 58.86 मिलियन रिवॉल्यूशन आ गई। पर
हमारे दिए हुए कंडीशन में जब हमको 1 साल के लिए हम इस बेयरिंग को डिजाइन कर रहे हैं, तो हमने जब उसकी लिनियर रिवॉल्यूशन में लाइफ निकाली थी तो 66.52 मिलियन रिवॉल्यूशन आई थी। लेकिन हमने जब 6215 बेयरिंग लोड की 6215 बेयरिंग सेलेक्ट की, तो उसके लिए डायनेमिक लोड जो आया वो 39.7 था। हमने 6215 क्यों सेलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जो हमने यहाँ पे बोर्ड आया 75 दी हुई है और 6215 के लिए भी टेबल में बोर्ड आया 75 दिया, तो 6215 हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि जो सेलेक्ट किया वो सही है कि नहीं। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई वो 58.86 मिलियन रिवॉल्यूशन आई, जो कि हमारी डिजाइन लाइफ से कम है। तो इसका मतलब ये बियरिंग ठीक नहीं है। तो अब उसी डायमीटर के लिए हम क्या करते हैं, उसी डायमीटर के लिए हम अब दूसरी बेयरिंग चूज करते हैं। अब 6215 की जगह अब हम क्या चूज कर रहे हैं, अब हम 6015 चूज कर रहे हैं। अब हम 6015 जब चूज कर रहे हैं तो उसके लिए यहां पर डायनेमिक लोड की वैल्यू कुछ और दी हुई है, 39.7 किलो न्यूटन हो जाएगी। तो जब 39.7 किलो न्यूटन हो जाएगी तो यहां पर हमने 39.7 किलो न्यूटन पुट करके हमने क्या किया, 39.7 किलो न्यूटन पुट करके हमने फिर से बेयरिंग लाइफ जब निकाली तो यहां पर 58.86 मिलियन रिवॉल्यूशन पहले के केस में आई थी। अब हमने जब निकाली दोबारा हमने चूज की, जो क्योंकि 6015 से 58.86 मिलियन रिवॉल्यूशन पे लाइफ फेल कर जा रही थी, तो हमने आपकी जब चूज की तो हमने बेयरिंग चूज की 6215 के लिए जो बेयरिंग लाइफ आ रही थी, जो डायनेमिक लोड की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 66.3। तो उसको जब पुट किया तो हमारी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 274.62 मिलियन रिवॉल्यूशन आ गए, जो कि ज्यादा है। यानी कि अब 6215 बेयरिंग जो है वो हमारे लिए सुटेबल है। हम यहां पर फिर से दिखा दें कि जो 6215 बेयरिंग है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या है, सुटेबल है। क्योंकि 6215 के लिए जो हमारी लिए लोड आ रही थी वो 66.3 किलो न्यूटन आ रही थी। तो 66.3 किलो न्यूटन को जब हमने पुट किया, 66.3 किलो न्यूटन को हमने जब यहां पर पुट किया तो हमारी जो लाइफ आ गई वो 274.62 मिलियन रिवॉल्यूशन आई। तो इससे ज्यादा, यानी ये बेयरिंग हमारे लिए अब सेफ है। तो हम इस तरह से भी बेयरिंग को डिजाइन कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में हम बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बेयरिंग नंबर आ रहा है जैसे 6215, ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं। ये नंबर्स कुछ टॉलरेंस के बारे में बताते हैं। पहला नंबर हमारा जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, दूसरा सीरीज कोड होता है, तीसरा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो कि बेयरिंग के डायमीटर को डिनोट करता है। जैसे ये 15 है तो जनरली कन्वेंशन ये है कि हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 × 5 75, यानी ये बेयरिंग 75 mm डायमीटर के लिए सुटेबल है। इसके पहले वाली भी सुटेबल थी। तो जैसे जैसे हायर सीरीज में जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बेयरिंग में क्या होता है, जैसे ये हमारी बेयरिंग है, ये एक है और इससे ज्यादा हमने डायमीटर कर दिया, तो जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता जाता है वो हाई सीरीज की बेयरिंग होती जाती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती जाती है। तो बेयरिंग्स में ये नंबर्स जो होते हैं ये आपके बोर्ड डाया को बताते हैं। स्मॉलर नंबर्स में जैसे 00 दिया है तो वो 10 mm है, 1 दिया है तो 12 mm है, 3 है तो 17 है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हो गया। तो 99 तक हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से जब ज्यादा हो जाता है तो सीधे सीधे बेयरिंग के नंबर को लिख देते हैं, डायमीटर को लिख देते हैं बेयरिंग नंबर में। और जब वो बेयरिंग 10 mm से कम होती है डायमीटर तो भी हम सीधे सीधे नंबर को लिख देते हैं। तो इस तरह से हम बेयरिंग्स को डिजाइन करते हैं और इस तरह से ये बेयरिंग नंबर आपको कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि किस डायमीटर के लिए आपने बेयरिंग चुनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।